नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से। शिवपाल यादव ने की है सीएम योगी से मुलाकात। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। शिवपाल यादव ने सीएम योगी को दी बधाई। शिवपाल यादव ने शिष्टाचार मुलाकात बताया। स्वतंत्र देव सिंह ने की सीएम योगी से मंत्रणा। तो बड़ी खबर है, जहां शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे, मुलाकात की और मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली है। इतना ही नहीं, उसके बाद पहली सरकार में प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह तुरंत उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। ऐसे में अब अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव सपा का दामन छोड़कर सपा गठबंधन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि जब पहली बैठक हुई थी विधायकों की, तो उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर के वो लगातार नाराज चल रहे थे। और उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अपने समर्थकों के साथ बैठूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उसके बाद समाधान क्या होगा वो निकाला जाएगा। दूसरी बैठक में वो शामिल नहीं हुए। जब दूसरी बैठक हो रही थी, वो दिल्ली चले गए। यूपी सदन में जाकर के उन्होंने अपने बड़े भाई और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। तीसरी बैठक में वो इटावा चले गए और तीसरी बैठक में वो नहीं पहुंचे। अभी तक ना ही उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है और ना ही वो अभी तक किसी भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। लगातार उनका यह कहना है कि उन्हें मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव मुलाकात करते हैं, किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, विधायक पद की अभी तक उन्होंने शपथ ली नहीं है, तो ऐसे में अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बिल्कुल, अगर बात करें शिवपाल सिंह यादव को लेकर के अब सियासत तेज हो गई। जिस तरह से शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और उनके साथ बसपा का गठबंधन किया था, निश्चित तौर पर उनको उम्मीद थी, उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उचित सीटें उनको दी जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक सीट शिवपाल यादव के खाते में आए, जबकि वो भी सीट साइकिल के सिंबल पर लड़ी गई। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं खटास का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि तमाम अन्य छोटे सहयोगी थे जिनको अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी की ओर दी, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अपना दिल कमेरावादी हो या फिर तमाम अन्य पार्टियां, सबको सम्मान दिया गया। लेकिन जो सम्मान शिवपाल यादव चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, ना तो उनके बेटे को चुनाव लड़ाया गया। लेकिन उसी समय से खटास जारी हो गई थी। निश्चित तौर पर जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, उसमें भी शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं होता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और जब बैठक विधायकों की होती है उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया जाता है, तो शिवपाल यादव कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया, जबकि मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पूरा विवरण दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के वो गठबंधन में है, ना कि समाजवादी पार्टी से है। निश्चित तौर पर तमाम बातों के बाद में शिवपाल यादव दिल्ली को कूच करते हैं, वहां पर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हैं। निश्चित तौर पर वहीं से जो बाजार गर्म हो जाता है कि शिवपाल यादव भाजपा के संपर्क में। निश्चित तौर पर उसके बाद का जो दो विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह चला था, उसमें भी शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहे। तो ये जो बाजार गर्म था और तेजी से गर्म होता। निश्चित तौर पर कल शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं और विधानसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जाकर के शपथ ग्रहण करते हैं। उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। निश्चित तौर पर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि शिवपाल यादव उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं जब कहीं ना कहीं वो नाराज है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से नाराज है। हालांकि उनके मान मनोबल का काम चल रहा, लेकिन इस बार शिवपाल यादव भी पूरा मूड बना चुके हैं कि जो भी फैसला लेंगे वो अपने लिए, अपने बेटे के लिए। अश्विनी, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उसके पहले भी उन्होंने जाकर के मुलाकात की थी अमित शाह से, और ऐसे में तब भी पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, अपनी पार्टी का गठबंधन उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने परिवार की इज्जत का ख्याल किया, परिवार के साथ चलने का उन्होंने सोचा, और जब वो परिवार के साथ चलने के लिए निकले तो अखिलेश यादव के साथ जो बेरुखी वाला माहौल बन गया है। ऐसे में अब बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। साथ ही उन्हें अपने बेटे आदित्य यादव के भी कैरियर की चिंता जो है वो सताने लगी है। आजमगढ़ में चुनाव होंगे और आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दे।
बिल्कुल राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों के दौरान देखा गया किस तरह से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से किनारे कर दिया गया, किस तरह से उनका जो वर्चस्व था उसको खत्म कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि अगर मुलायम सिंह यादव राजनीति करते थे तो पीछे से राजनीति जो होती थी वो शिवपाल सिंह संभालते थे। क्या किस तरह से किसको क्या करना है, कहाँ टिकट देना है, ये पूरी चीजें थी। शिवपाल संगठन गठबंधन चलाते थे, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल था कि आखिर क्या किया जाए। अपनी पार्टी बनाते हैं लेकिन पार्टी का वर्चस्व कायम नहीं कर पाते हैं, पार्टी कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है। लेकिन इसके सबके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी से एक बार फिर गठबंधन करते हैं, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके संपर्क में है। जिस तरह से देखा गया अपर्णा यादव को सीधे तौर पर लाया गया, उनको कहीं ना कहीं ये कयास थे कि अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगी, लेकिन समय सही देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोटियां बिछाई और कहीं ना कहीं उसमें सफलता पाई। निश्चित तौर पर शिवपाल यादव पर पूरा ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि यादव वोटर्स है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से भाजपा से बिखर रहा है। निश्चित तौर पर उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव है उनको अपने खेमे में लाने की बात की जा रही। साथ ही साथ आजमगढ़ जहां से संभवतः डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं, उनके खिलाफ किस प्रत्याशी को उतारा जाए जिससे जीत कहीं ना कहीं संभव हो सके। क्योंकि अगर शिवपाल के बेटे या शिवपाल वहां चुनाव लड़ते हैं तो डिंपल के लिए, अखिलेश के लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी टफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई चेहरा लाना चाहती है जो शिवपाल यादव जो माफ कीजिएगा जो अखिलेश यादव समाजवादी का गढ़ आजमगढ़ है उसको ध्वस्त कर सके। जी, आजमगढ़ यादव का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अगर आदित्य यादव को टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा यहां पर जीत दर्ज कर पाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल शिवपाल यादव ने मुलाकात की, उसके तुरंत बाद स्वतंत्र देव सिंह भी मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो क्या ऐसे में ये जो संभावनाएं हैं इसे सही मान लिया जाए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं? बिल्कुल संभावनाएं किसी को भी नकारा नहीं जा सकता है। संभावनाएं सारी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का दामन भी साध सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समझौता भी कर सकते हैं। तमाम चीजें हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही, लेकिन क्या आखिर होगा ये कोई नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ अभी तक कयासों के बाजार गर्म है, उन्हीं पर चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं में कितना दम हो अगले कुछ दिनों में पता चल सकता है। क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का रुख है, वो ना तो बैठकों में जा रहे हैं ना बात कर रहे हैं और बयान देते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं कि सही समय आने पर बोला जाएगा। निश्चित तौर पर ये 4 वर्ड काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अश्विनी, बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं। और अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा समेत 17 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बलिया के शहर कोतवाली, नगरा थाना और सिकंदरपुर में केस दर्ज किए गए हैं। नगरा से 10, सिकंदरपुर से 5, शहर से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कई स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधक भी शामिल हैं। कल अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था, जिसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां नगरा से 10, सिकंदरपुर से 5, शहर में 5, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कई स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक भी इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल ही कह दिया था कि इन सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में अब कार्रवाई का यह सिलसिला शुरू हो गया है। डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है पूरे मामले में। कल अंग्रेजी का पर्चा इंटरमीडिएट का लीक हो गया था, जिसके बाद कई जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और हमारे साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 17 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश तो दे दिया है कि इस बार पर्चा जिन्होंने लीक किया है उनकी खैर नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से देखा गया बलिया से एक पर्चा लीक होता है, अंग्रेजी का पर्चा था, वो लीक हुआ, जो व्हाट्सएप थे उन पर वायरल होता है। निश्चित तौर पर उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को जब ऐसी जानकारी भनक मिलती है तो तत्काल प्रभाव से ताला अधिकारियों से संपर्क करते हैं और साफ तौर पर निर्देशित करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर एसटीएफ से लेकर पुलिस एक्टिव होती है। अब तक 17 लोग गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में हो चुकी है निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ 24 जिले ऐसे हैं जहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई। आपको बता दें जो परीक्षा पेपर बनते हैं वो उसके यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया पेपर लीक हुए थे जिसको लेकर के पूरे प्रदेश की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन अब जो यूपी बोर्ड है उसने अपना सिस्टम बदला है और 7 सेट में परीक्षा पेपर बनाता है, जिसके चलते जो सेट लीक हुए वो 2 सेट थे जो बलिया से लीक होते हैं
उनके अंतर्गत जो 24 जिले आते हैं वहां पर ही जो पेपर है वहां लीक हुआ, वहीं पर पेपर कैंसिल किया गया। बाकी 41 जिले जो बनते हैं वहां पर 5 जो सेट अन्य बचे थे वो पहुंचाए गए थे, वहां परीक्षा होनी थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो वहां पर परीक्षा रद्द नहीं की गई। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब एसटीएफ अपनी जांच शुरू कर दी है। कल एक बड़ी बैठक होती है जिसमें अपर मुख्य सचिव, साथ ही साथ एडीसी एलओ, एसटीएफ के आईजी अमिताभ बैस समेत तमाम आला अधिकारी साथ बैठक करते हैं और सख्त कार्रवाई के साथ साथ जल्द से जल्द जो बड़े इसके जो लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची उनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। हालांकि बलिया के डीआईएस हैं ब्रजेश मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको निलंबित भी कर दिया गया। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज सवाल उठाती है कि आखिर कैसे पूरा सिस्टम जो इतना बड़ा बनाया गया वो ध्वस्त कैसे हो गया। हालांकि जो अभी तक जानकारी सूत्रों के अनुसार आ रही है वो जो जहां से पेपर जाता है उठ करके और प्रबंधक जहां स्कूल बोर्ड का एग्जाम होता है उनके बीच कहीं लीक किया गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम बिंदुओं को लेकर के जांच चल रही। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित किया है कि जो भी इसमें शामिल है उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो बाकी लोग बचे हुए जो और लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी अश्विनी, देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है कि पर्चा लीक होता है। इसके पहले भी पर्चा लीक का मामला गर्मजोशी के साथ बाहर आते रहे हैं और ऐसे में कल जब अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ है तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बाकायदा निशाना साधा था योगी आदित्यनाथ सरकार पर। बिल्कुल विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है क्योंकि पिछले अगर 5 सालों में बात करें तो कई बार ऐसा हुआ कि चाहे टीटी का एग्जाम परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षा उनके पेपर लीक हुए। हालांकि उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सख्त रवैया अपनाया, तमाम जो लोग जिम्मेदार लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर एनएसए लगाया गया, यहां तक उनके घरों को ध्वस्त करने तक की तैयारी कर ली गई। लेकिन एक बार फिर ऐसी हरकत कुछ लोगों ने की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हरकत कोई भी करेगा, हालांकि इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, एक एक व्यक्ति की जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई लोग तमाम लोग इसमें जुड़े होते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जो भी गलती करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अश्विनी, बच्चों का भविष्य अधर में लटकाने वालों को इस तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से सीएम योगी पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी करेंगे संवाद। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करने वाले हैं ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के साथ। बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगे और शाम 4 बजे का वक्त इसके लिए नियत किया गया है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करने वाले हैं, जहां ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। तो वहीं बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगे और शाम 4 बजे का वक्त इसके लिए नियत किया गया है। मुख्यमंत्री अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ जो संवाद होना है उसके लिए वक्त 12 बजे का तय किया गया, जबकि बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ के संवाद के लिए शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से लगातार आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। खबर सहारनपुर से, भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देवबंद के बसेरा गांव में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। गांव के कुछ माफियाओं ने तालाब की भूमि पर कब्जा किया था। एसडीएम देवबंद के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम देवबंद दीपक कुमार बोले, भूमाफियाओं पर होंगे मुकदमे दर्ज। अभियान के तहत बसेरा गाँव में तालाब की भूमि पर बने निर्माण को गिराया गया है। तो बड़ी खबर, जहाँ बाबा का बुलडोजर बाहर आ चुका है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब कार्रवाई देवबंद में की गई है। साथ ही कहा गया है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से जो निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। अभियान के तहत बसेरा गांव में तालाब की भूमि पर बने निर्माण को गिराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां बुलडोजर ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। तालाब पर ये अवैध निर्माण किया गया था।
पसेड़ा गांव में जो है कुछ लोगों ने तालाब पे गाटा संख्या 590 पर अस्थायी रूप से अवैध कब्जा कर लिया था। आज हमारी राजस्व टीम, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, बाकायदा पुलिस फोर्स लेकर वहां गई और वहां से उस अस्थायी कब्जे को हटा दिया गया है। इसी तरह से तहसील में और भी अवैध कब्जे सभी प्रकार के चिन्हित किए जा रहे हैं और इस तरह के जितने भी कब्जे मिल रहे हैं सभी को हटाया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सहारनपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ हुआ? सहारनपुर के देवन तहसील का गांव है एक बसेड़ा। यहाँ पर पिछले कई समय से तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था भूमाफियाओं द्वारा, जिस पर योगी सरकार द्वारा जब हुआ तो उसके बाद डीएम जिलाधिकारी द्वारा सबका इस तरह की जमीनों को चिन्हित किया गया जिस पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए गए थे। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस पर एसडीएम द्वारा और पुलिस प्रशासन को साथ लेते हुए, राजस्व विभाग की टीम को साथ लेते हुए कार्रवाई करते हुए कल अवैध कब्जे को मुक्त करा लिया गया था। मनोज, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया था कि 10 मार्च को जब जीत कराएंगे तो बुलडोजर जो मेंटेनेंस में गए हैं वो बाहर निकल आएंगे। मेंटेनेंस से बुलडोजर बाहर आ चुके हैं, अवैध निर्माण को यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। मनोज, और क्या अभी आगे भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई यहाँ जारी रहेगी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जी से बात हुई थी, उनका कहना है कि जिस सरकारी भूमि पर जितना भी अवैध कब्जा है उसको चिन्हित किया जा रहा है और देवन के बसेड़ा गांव से कार्रवाई शुरू हो गई है जो लगातार चलती रहेगी और योगी जी का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जों पर गरजता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। डंपर में घुसी थी तेज रफ्तार कार, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे मृतक। तो ये भीषण सड़क हादसा बाराबंकी में हुआ है जहां डंपर और कार की टक्कर हुई है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। डंपर में तेज रफ्तार कार घुस गई थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। बाराबंकी में देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार डंपर में जा घुसी थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और मृतक जो है वो प्रतापगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर बाराबंकी से है जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि कार जो है वो तेज रफ्तार से आ रही थी, कंट्रोल नहीं कर पाई और डंपर में जा घुसी और इसी वजह से ये हादसा हुआ। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोलानाथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या वजह रही? कार कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के हाथीपुरवा गांव के पास की यह घटना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जहां पर प्रतापगढ़ जिले से 4 लोग कार सवार जा रहे थे। वहीं एक बताया जा रहा है कि एक सामने से डंपर था जो सड़क पर मोड़ रहा था और कार सवार अनियंत्रित तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर उसी डंपर में जा घुसे जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं इमरान गंभीर रूप से घायल था जिसको इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जी, डंपर चालक के साथ क्या कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि गलती तो शायद नहीं थी डंपर चालक की? बिल्कुल बता दें, डंपर पे मिट्टी लदी हुई थी। शायद अनुमान ये लगाया जाता है कि अवैध रूप से खनन करके मिट्टी ले जा रहा था डंपर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डंपर मौके से पुलिस ने पकड़ लिया है, जांच में जुटी है। तो अभी जांच में क्या खुल के सामने आएगा ये तो जब पुलिस की ओर से कुछ जानकारी दी जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो फिलहाल डंपर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तेज रफ्तार कार पीछे से डंपर में जाके घुसी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भोलानाथ आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर गाजियाबाद से, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। उस्मान उर्फ बूरा को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच सिहानी गेट पुलिस ने बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपी के ऊपर कई थानों में मुकदमा भी दर्ज है। खबर गाजियाबाद से है जहां मुठभेड़ हुई है और उस्मान उर्फ बूरा को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच सिहानी गेट पुलिस ने बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है।
बाइक भी बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर कई थानों में मुकदमा पहले से दर्ज है। खबर गाजियाबाद से, जहां मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के ऊपर पहले से ही कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। क्राइम ब्रांच सिहानी गेट पुलिस ने बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऋषभ भारद्वाज अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में ये मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे, क्या कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना सैनिक पुलिस ने बदमाश उस्मान को गोली लगी है, जिसमें कि बदमाश की अगर बात करें इतिहास, आपराधिक इतिहास की, तो उस पर दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और अभी फिलहाल में ही इसने एक हापुड़ में एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कि इसने लाखों रुपए का तार चोरी किया था और गाजियाबाद में भी एक घटना को अंजाम देने वाला था। उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। जी ऋषभ, शुक्रिया आपका। वहीं महाराजगंज में पनिरिया पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें देवरिया कैश वैन लूट कांड में शामिल आरोपी दीपक पांडे घायल हो गया है। दीपक पांडे के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज पनिरिया सीएचसी में चल रहा है। मौके पर एसपी प्रदीप गुप्ता मौजूद है। कैश वैन के साथ जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज में पनिरिया पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और देवरिया में कैश वैन लूट कांड में शामिल आरोपी दीपक पांडे इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। दीपक पांडे के पैर में गोली लगी है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। इलाज पनिरिया सीएचसी में चल रहा है और पूरी घटना के दौरान मौके पर एसपी प्रदीप गुप्ता मौजूद रहे। महाराजगंज में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। रुक करेंगे सिद्धार्थनगर का, जहां लोटन थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घुसकर तोड़फोड़ करने और मारने पीटने का काम किया है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके घर में घुसकर उनकी नामौजूदगी में तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी को अपशब्द कहते हुए मारा पीटा। साथ ही अलमारी तोड़कर घर में रखे कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसमें सर ऐसा है कि गांव पे दो लोगों में आपसी कुछ बवाल हुआ था। बात थाने तक पहुंची थी और थाने पे जो भी मामला रहा हो, यशो सर ने क्या उसमें निर्णय लिया, उनका मैटर था। फिर वो लोग जो वहां से वापस आए, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, पहुंचते ही उन लोगों ने मेरे घर में लगे हुए फूल के गमलों को पूरी तरह से तोड़ा। फिर उसके बाद 3 लोग अंदर घुसे, एक गाँव में गया, कुछ लोगों को और बुला करके लेकर के आया। फिर उन लोगों ने मेरे पर पथराव किया, मेरे कैमरे को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मेरी पत्नी को भी मारा उन लोगों ने। मेरी पत्नी जब घर से निकल करके भाग गई, फिर उसके बाद लोग अंदर घुसे और जाने के बाद मेरी पहली अलमारी खोले, जहां मेरी बीवी के जेवरात थे, उसको उन लोगों ने। थाना लोटन के गांव भिटपरा के अंतर्गत 2 पक्षों के मध्य कल पुरानी रंजिश और पुराने मुकदमेबाजी को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तारीख के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिनके घर का फुटेज वायरल हो रहा है, उनका आरोप है कि जो लोग आते हैं उनके घर तोड़फोड़ करते हैं और उनके घर में जो कपाट है वहाँ पैसे रखे थे 5 लाख रुपए और उनकी पत्नी को भी मारे पीटे और कुछ जेवरात भी लेकर गए। इस पर क्या कार्रवाई? क्योंकि विवेचना चल रही है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार उचित धाराओं में आगे भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी घटना घटित होगी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी।